तो राजेश पालवे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ गए, उनको जोड़ लेते हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले मैं समीर जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने HPCL काफ़ी ऐड किया है। तो ये मतलब और उसके बाद से वो स्टॉक रुका नहीं है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो शेयर्स है रुके नहीं है, जबकि क्रूड ऊपर जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इस समय क्या व्यू है आपका इस स्पेस पर? अनिल जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। तो HPCL का ऐसा है कि एक्चुअली हमारा यही सोचना था कि अगर जो इफ आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर का जब नंबर्स आए थे, उसके बाद में मैनेजमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि जो लुब्रिकेंट्स का बिजनेस है हम डीमर्ज करना चाहते हैं, और दैट इटसेल्फ उसमें काफी वैल्यू था वो बिजनेस में। तो हमने बोला अगर जो वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है तो उसको परे करके अगर जो आप देखें प्योर वैल्यू जो HPCL का बन रहा था, एक्स जो परसीव वैल्यू था हमारा लुब्रिकेंट्स का, बहुत ही सस्ता था। तो हमने बोला ये तो लेने लायक बनता है। लेकिन हमने भी एक्चुअली ऑफशोर फंड में काफी लिया है, डोमेस्टिक में इतना माल नहीं लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास PMS में तो नहीं लिया बिल्कुल भी, पर हमारे AIF में हमने जरूर ऐड किया HPCL। और दूसरा ये सोचना था कि एक तो जो उनका स्प्रेड है वो काफी इंप्रूव हो गया था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमने बोला ये मैनेज हो सकता है फॉर अ वाइल, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर नहीं है टू रिड्यूस प्राइसेस, क्रूड के भाव भी नीचे थे। तो इसलिए हमने ये सोच के बैठे थे, और ये ठीक ही लग रहा है। मतलब इतना कुछ अभी मुझे लगता है कि बल्क ऑफ द जो काफी जो तेजी हो गई है उसमें स्टॉक में, वो हमने भी नहीं सोची थी इतनी जल्दी होगी। लेकिन ठीक है, अभी यहाँ पे इतना ज्यादा अपसाइड भी हमें दिखता नहीं है यहाँ से वैसे। अच्छा, मार्केट पर क्या व्यू है दिनशो जी? ये तो खैर मैं टॉप ऑफ द माइंड था, इसके लिए मैंने पूछ लिया आपसे। अब मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है? जी, मार्केट पे ऐसा है कि एक्चुअली एक चीज बहुत ही बढ़िया हुई है कि जो रैली अभी तक हुई है, एक्चुअली ईयर टू डेट रैली इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है, क्योंकि आप डॉलर टर्म में 3-4% ही रैली हुई है। लेकिन जो भी हुई है उसके बावजूद हमारा जो वैल्यूएशन है वो इतना स्ट्रेच नहीं लग रहा। अगर जो आप पिछले पोस्ट कोविड का जो वैल्यूएशन देखें तो वहां से तो हम सस्ते ही हैं। लेकिन ये अगर जो 10 साल का भी आप एवरेज देखें तो हम वी आर देयर समवेयर, मतलब 18-19 के बीच में हम घूम रहे हैं, और वहीं पे आपका वैल्यूएशन दिख रहा है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो ये रैली तो अभी हमें तो यही लगता है कि शुरुआत ही हो रही है यहाँ पे, और एक्चुअली चॉपीनेस रहेगा बाजार में, क्योंकि हमेशा वही चाहिए होता है मार्केट को, एक डाउटिंग थॉमसिस चाहिए होते हैं जो बाजार के जो जो वहां पे सप्लाई आ सके जैसे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये चॉपीनेस रहेगा बाजार में, लेकिन ट्रेंड जो है ओवरऑल ऊपर ही रहेगा। और दूसरा आप ये भी देखिए कि इन टर्म्स ऑफ जो रिजल्ट्स आने वाले हैं और जो आए हैं अभी तक, इतने खास नहीं है, लेकिन फिर भी इतने बुरे भी नहीं थे जो एक्सपेक्टेड थे। तो इसलिए अपग्रेड्स ही देखे आपने थोड़े बहुत जो नए नंबर्स आए उनमें। तो इसके हिसाब से हमें लग रहा है कि फंडामेंटल सपोर्ट है मार्केट में। और ऑब्वियसली ग्लोबली भी इंडिया स्टैंडिंग आउट टुडे, क्योंकि जो FI के फ्लोज है तो आपने देख ही लिया, फिनोमिनल फ्लोज आ रहे हैं इंडिया में। और एक्चुअली रीजन में भी देखें तो इंडिया स्टैंड आउट, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक GDP नंबर आया था उनका कल रात को, और वो भी खराब था। ताइवान में इश्यूज है, कोरिया में इश्यूज है, जो 3 मेजर मार्केट्स हैं जो कम्पीट करते हैं इंडिया के साथ। तो उसके हिसाब से इंडिया एक इतना स्टेबल मार्केट लग रहा है जो रेगुलर फ्लोज दे सकता है। उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि वहां पे भी फ्लोज आएंगे, और डोमेस्टिक फ्लोज तो आपने देख ही लिए हैं। 2.5 से 3 बिलियन के फ्लोज मंथली आते ही रहते हैं हमारे मार्केट में। और जब आप सब पुट इन करें तो सिप के साथ EPFO वगैरह पुट इन करें, तो इसलिए सप्लाई जब तक नहीं आती तब तक हमें लगता नहीं है कि मार्केट में इतना इश्यूज। ओके, एग्जैक्टली यही जब अनुज के साथ वो इंटरव्यू था समीर जी का, ये एक एनालिसिस, यही एक कंपैरिजन चाइना से समीर जी ने भी किया था। और यकीन मानिए मैं भी इनफैक्ट कैलकुलेट कर रहा था कि 28 मार्च से लेकर अब तक कितना पैसा आया है। तो अगर मैं FIs के रोज़ के इन्वेस्टमेंट रकम को जोड़ के देखूं तो इट्स ऑलमोस्ट 78,000 करोड़ रुपीज़, करीब 0.78 ट्रिलियन अब तक आ चुका है इन 3 महीनों के अंतराल में। दिनशो जी, अभी हालांकि पैसा बहुत आ रहा है और आने की आप अपेक्षा भी जाहिर कर रहे हैं, बट अब आपको थोड़ा सा रीजनेबल होना पड़ेगा स्टॉक्स को चेस करने के लिए, सेक्टर्स को चेस करने के लिए। और एक इवेंट बहुत क्लोज खड़ा हुआ है और इनफैक्ट आधा आ भी चुका है, दैट्स अर्निंग्स। IT की जो अर्निंग्स आई अब तक और जो पिछले 2 दिनों में निफ्टी, IT ने और स्टॉक्स ने रिस्पॉन्स दिया है, आपका व्यू क्या बन रहा है? मुझे मालूम है समीर जी का और आपका व्यू क्लियर है, नो IT, नो टू IT। अब व्यू क्या है कुछ नंबर्स देखने के बाद?
जी वीरू जी, एक्चुअली नंबर्स देखने के बाद तो हम काफी कन्विंस हो गए कि हमारा व्यू ठीक ही था और फंडामेंटल्स तो एटलीस्ट ठीक ही पड़ा। प्रॉब्ली प्राइसिंग में जो था वो हाँ, एक्चुअली हमें समझ नहीं आया, बट आई थिंक हाँ, जो हमने बात की है जो वेरियस प्लेयर्स से कि क्या आपको क्यों ऐसा आईटी दिखने में दिख रहा है, तो इंटरेस्ट रेट की बात करते, कट की बात करते हैं यूएस। आई डोंट थिंक वहां पे, क्योंकि बीएफएसआई मेनली ड्राइवर होता है आईटी स्पेस का आज की तारीख में। आपने देखे सबके जून के नंबर जितने उन्होंने रिपोर्ट किए, बीएफएसआई में तो नेगेटिव ग्रोथ ही है। और तो वो उसकी बात करते हैं कि मे बी आगे चल के कट आएगा इंटरेस्ट रेट का इन यूएस। पर हमें तो वो भी नहीं लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि उल्टा हाइक जो उन्होंने जेरोम पावल ने बोला है कि 2 और हाइक 25% बिप के दिख सकते हैं आपको, वो लग रहा है हमें कि मे बी वही करेंगे। उनका टारगेट ही 2% है, वो वहां से हटने को तैयार नहीं है, वो अपना टारगेट अप करने, इन्फ्लेशन टारगेट अप करने को तैयार नहीं है, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। तो आई डोंट थिंक वो एक ट्रिगर हो सकता है यहाँ पे। दूसरा आप ये भी देखिए कि जो एक और जो आर्ग्यूमेंट आता है वो ये है कि जो बैंक्स के स्पेंड्स है वहां पे, बड़े बड़े जो बैंक्स के जो अभी रिजल्ट आए हैं, उन्होंने अपने स्पेंड्स कम नहीं किए, वो अभी एग्री कम नहीं किए हैं। लेकिन आप अगर जो ज्यादा उनकी जरा डिटेल में देखें कि कहाँ पे स्पेंड ज्यादा हो रहे हैं, तो कैप्टिव्स में उन्होंने ज्यादा स्पेंड करने का सोचा है। और वो एक जो ट्रेंड है वो काफी कंसर्निंग है हमारे आईटी के लिए, बिकॉज यही था जो कैप्टिव्स जो पहले गिव आउट कर रहे थे, मतलब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने कैप्टिव्स बेच के देवर लेटिंग आउटसाइड आईटी पीपल डू इट। लेकिन अभी थिंकिंग ये हो गई है कि कैप्टिव्स में ही आपको डिजिटाइजेशन वगैरह करना है, बिकॉज दैट एनएआई वगैरह वहीं पे आपको डेवलप करना है, क्योंकि वही फ्यूचर है, दैट विल बी वेरी स्ट्रेटेजिक टू योर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए कैप्टिव्स बेटर है, जो जीसीसी बोलते हैं जिन्हें वो टर्म्स में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो बोलते हैं। तो वो एक कंसर्निंग ट्रेंड है जो आगे चल के थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा मार्जिन भी आपने देख लिए हैं, जो भी रिपोर्ट किए हैं कंप्रेशन ही हुआ है मार्जिन का। तो इट्स ऑब्वियस कि जो डील विंस भी आ रही है वो कॉस्ट टेकआउट डील विंस है, जहां पे मार्जिन हमेशा कंप्रेस रहता है। तो हमें तो काफी कन्विक्शन है कि हमें नहीं लग रहा कि आईटी में आज की तारीख में देखना चाहिए। और बहरहाल वैसे भी जो चला है वो अभी चला है, ईयर टू डेट देखेंगे तो प्रॉब्ली मार्केट से थोड़ा ज्यादा ही चला है आईटी, लेकिन अदरवाइज इतना पेनफुल भी नहीं हुआ हमारे लिए अभी तक। सो अच्छा सर, कुछ पॉइंट्स ऐसे कि मतलब पूछना चाहूँगा कि आपने ऑफलोड क्या किया, आपने बुक क्या किया, क्या आपके रीजनेबल वैल्यूएशन सब ऊपर चल रहा है? बस ये जवाब आप ही को देना है, बट फॉर इंस्टेंस मैं होटल्स का जिक्र करता हूँ। क्या आपने होटल्स जो आपके पोर्टफोलियो में थे वो बुक करे, और ऐसी ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पर आप मानते हैं कि अब ऑफलोड करना चाहिए थोड़ा सा आपकी होल्डिंग को? जी देखिए, कंजम्पशन स्पेस में आपने बराबर ढूंढा है कि वहां पे वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच लग रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा पेयर ऑफ करना चालू किया है। बहरहाल होटल्स में तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज एक तो टूरिज्म पिकअप होना अभी बाकी है। अभी तो जो हुआ है वो डोमेस्टिक टूरिज्म से ही हुआ है, इंटरनेशनल टूरिज्म पिकअप होना बाकी है। तो वो अगर जो एक बार पिकअप होगा, कॉर्पोरेट ट्रैवल पिकअप हो रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्वालिटी रूम्स है वहां पे तो कंस्ट्रेंट है ही है। वो कंस्ट्रेंट मतलब जो डिमांड है वो फिलअप करते हुए नहीं दिखते हैं, इसलिए सप्लाई वहां पे कमी है। तो हमें तो लग रहा है कि वो स्पेस में कंफर्ट ज्यादा है। बहरहाल दूसरे स्पेसेस में जैसे आपने बोला कि थोड़ा थोड़ा पेयर ऑफ किया है, पर कंसर्न नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन पे आ गए हैं, लेकिन ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ वहां पे गिवन है। तो इसलिए हम वी आर देयर इन दो स्टॉक्स, बट थोड़े वेट कम किए, काफी बढ़ गए तो इसलिए थोड़ा पेयर करने पड़े। दिनशा जी, आपकी पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी होल्डिंग एचडीएफसी बैंक, काफ़ी पेशेंस रखी इसने, आपने इसमें। अब यहाँ पर ये जो मर्ज एंटिटी है उसके नंबर्स के और वो कमेंट्री के बाद आपका व्यू क्या है यहाँ पर? जी अनुज जी, देखिए एक तो पेशेंस तो काफी था उसमें। एक्चुअली जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप यही देखते हैं कि ऐसे कोई स्टॉक होने चाहिए जहां पे यू नो कि आगे चल के, मतलब देयर इवेंट, देयर वाज अ इवेंट कि जो मर्जर का इवेंट था, तो उसके चलते एक ओवरहैंग था। प्लस देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन के मर्ज एंटिटी विल बी 13-14%, तो उसके चलते काफी लोग सेलिंग करेंगे। पर ये भूल गए कि एमएससीआई में तो था ही नहीं एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ही था मेन, तो उसकी जब तो बाइंग होगी तो वो एनीवे, तो वो सब जो थे वो वर्कआउट हो गए हैं। और अभी यहाँ से लेके आप अगर जो देखें कि जिस हिसाब से इनका ग्रोथ आ रही है, आई डोंट थिंक ग्रोथ में ज्यादा इश्यू होगी यहाँ पे। बहरहाल
उनको अपना लायबिलिटी साइड ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा रादर देन द एसेट साइड। तो वहां पे भी हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से उनका बेस है और जो HDFC टेबल पे ला रहा है आज की तारीख में, अंडर पेनिट्रेटेड क्लाइंट बेस जो उनका है, वो वहां से ही उनको काफी ग्रोथ आ जाएगी। तो इसलिए हमें नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम है। बहरहाल लॉन्ग टर्म क्या अगर हमें यही लगता है कि वही 17-18% उनका एक्सपेक्टेड है और वही रहेगा, एंड इफ दैट सस्टेन्स, आज की तारीख में जो वैल्यूएशन है उनके विच इज अराउंड 2.45 टाइम्स बुक, वो मुझे लगता नहीं है अभी प्रॉब्लम है गोइंग फॉरवर्ड सच टू पुल द वैल्यूएशंस अप। इसलिए वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड वी डोंट सी अ प्रॉब्लम हियर। रिजल्ट भी आपने देखे काफी अच्छे थे। में आप लोगों ने कमोडिटीज में कोई एक्सपोजर लिया है? आई मीन चाहे वो केमिकल्स हो, एग्री केमिकल्स हो या फिर मेटल्स हो। मेटल्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया और मेटल्स जो है वो अपनी करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के पास एक बार फिर से आके खड़े हो गए हैं। कोई एक्सपोजर आपका यहाँ पे इस वक्त या फिर ऐड करने का व्यू? जी नहीं वीरू जी, एक्चुअली हमें कमोडिटीज इटसेल्फ में थोड़ा इशू लग रहा है, बिकॉज एक तो चाइना जो स्लो डाउन कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक मेजर कंज्यूमर जो है मार्केट में वो थोड़ा बैक ऑफ कर रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपका सप्लाई ज्यादा रहेगा, इसलिए प्राइसिंग में प्रेशर रहेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये स्पेस में आज की तारीख में इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ से पूरी है। एक ही मेटल स्टॉक है हमारे पास, वो भी नॉन फेरस मेटल स्टॉक है, वो भी बिकॉज ऑफ ग्लोबल ईवी प्ले रादर देन एनीथिंग एल्स, तो उसके चलते हैं हमारे पास। अदरवाइज कमोडिटीज वगैरह में तो कुछ नहीं है। इवन इन केमिकल स्पेस वी हैव ओनली वन स्टॉक, और वो भी काफी पेयर कर चुके हैं हम वहां पे अपना एक्सपोजर, तो इसलिए हमें इतना खास नहीं लग रही है दो सेक्टर्स। ऑलराइट दिनशो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। एक